प्रिय छात्रों, हिंदी के इस शिक्षण सत्र में आपका हार्दिक स्वागत है। आइए इस भाग में कहानी के सारांश और उद्देश्य से हम परिचित हो लें। प्रश्न कुछ इस तरह से पूछा जाएगा। ध्रुव यात्रा अथवा पंचलाइट कहानी का सारांश लिखिए अथवा बहादुर कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। 80 शब्द की सीमा निर्धारित है और 5 अंकों का यह प्रश्न है, यानी आपको सारांश या उद्देश्य में से कोई एक चीज लिखना है और उसके लिए 5 अंक मिलेंगे। वर्तमान सत्र में पाठ्यक्रम में 3 कहानियां हैं। जैनेन्द्र कुमार की ध्रुव यात्रा, फणेश्वरनाथ रेणु पंचलाइट, अमरकांत बहादुर। इन 3 में से 2 कहानियों का सारांश और उद्देश्य अगर आप अच्छे से तैयार कर लें तो आप परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं। तो आइए इन तीनों के सारांश और उद्देश्य लेखन की हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले ध्रुव यात्रा कहानी का सारांश। ध्रुव यात्रा सुप्रसिद्ध कहानीकार जैनेन्द्र कुमार की एक मनोवैज्ञानिक कहानी है। इसके माध्यम से कहानीकार ने प्रेम की पराकाष्ठा का चित्रण करते हुए उसे नारी से अलग तथा उच्च स्थान प्रदान किया है। वस्तुतः इस कहानी का प्रमुख प्रतिपाद्य प्रेम की पवित्रता को आदर्शवाद की कसौटी पर कसना है। कहानी का सारांश निम्नवत है। कहानी का आरंभ राजा रिपुदमन बहादुर की ध्रुव यात्रा की विजय के समाचार से होता है। राजा रिपुदमन उत्तरी ध्रुव को जीतकर यूरोप के विभिन्न नगरों से बधाइयां स्वीकार करते हुए हिंदुस्तान की ओर आ रहे हैं। आज के अखबार में प्रमुखता से छपी इस खबर को पढ़कर उनकी प्रेयसी तथा उनके पुत्र की मां उर्मिला अपने शिशु को दुलारने लगी। इसके पश्चात प्रतिदिन रिपुदमन के संदेश तथा आगामी कार्यक्रमों के विषय अखबारों की सुर्खियां बनने लगे। इसी बीच उत्तरी ध्रुव यात्रा की अपार सफलता के बाद रिपुदमन बंबई होते हुए दिल्ली आ पहुंचे, किंतु वे प्रसन्न नहीं थे। उन्हें नींद कम आने की शिकायत के साथ मानसिक एकाग्रता की कमी महसूस होने लगी। वे विश्व प्रसिद्ध मानसिक उपचारक आचार्य मारुति की शरण में जा पहुंचते हैं। आचार्य उन्हें विवाह की सलाह देते हैं, किंतु रिपुदमन विवाह को बंधन मानकर अस्वीकार कर देते हैं, यद्यपि वे प्रेम को सत्य मानते हैं। एक दिन एक सिनेमा हॉल में रिपुदमन की भेंट उनकी प्रेमिका उर्मिला से होती है, जो बच्चे के साथ आई थी। वे बच्चे का नाम माधवेंद्र बहादुर रखते हैं। उर्मिला उन्हें स्वयं और पुत्र की जिम्मेदारियों से मुक्त करते हुए उन्हें दक्षिणी ध्रुव की यात्रा पर जाने को प्रेरित करती है। रिपुदमन उसे आचार्य मारुति की विवाह की बात बताते हैं, तो उर्मिला आचार्य को ढोंगी बताते हुए विवाह की बात को सिरे से नकार देती है। जब रिपुदमन पुनः आचार्य से मिलते हैं, तब उन्हें ज्ञात होता है कि उर्मिला आचार्य की पुत्री है। आचार्य के बुलावे पर उर्मिला उनसे मिलती है, किंतु आग्रह करने पर भी विवाह के प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करती। तत्पश्चात रिपुदमन दक्षिणी ध्रुव पर जाने की तैयारी करते हैं। इस खबर से दुनिया के अखबारों में धूम मच जाती है, किंतु जिस दिन यात्रा आरंभ होनी थी, उस दिन के अखबार में उर्मिला ने पढ़ा कि उन्होंने आत्महत्या कर ली है। उनके तकिए के नीचे एक पत्र मिला, जिसमें उन्होंने लिखा था, ये यात्रा मेरी व्यक्तिगत थी, जिसे सार्वजनिक महत्व दिया गया। दक्षिणी ध्रुव जाकर भी मैं जीवित नहीं लौटना चाहता था, अतः मैं पूरे होशो हवास से अपना काम तमाम कर रहा हूँ। भगवान मेरे प्रिय के अर्थ मेरी आत्मा की रक्षा करे। इसी के साथ कहानी समाप्त हो जाती है। ये सारांश है। लिखते समय कुछ शार्ट आपका हो जाएगा, इसलिए विस्तार में कहानी दी गई है ताकि आवश्यकता अनुसार आप लिख सकें। अब ध्रुव यात्रा कहानी का उद्देश्य देखें। ध्रुव यात्रा सुप्रसिद्ध कहानीकार जैनेन्द्र कुमार की एक मनोवैज्ञानिक कहानी है। इस कहानी में कहानीकार ने मानवीय संवेदना को मनोवैज्ञानिक धरातल पर दार्शनिक दृष्टिकोण से समन्वित कर एक नई परंपरा को जन्म दिया है। प्रेम की पवित्रता को आदर्शवाद की कसौटी पर कसना ही कहानी का प्रमुख प्रतिपाद्य है। ध्रुव यात्रा एक उद्देश्य प्रधान कहानी है। इस कहानी का मूल उद्देश्य प्रेम की पराकाष्ठा की विवेचना तथा वचनबद्धता के महत्व को प्रतिपादित करना है। इस कहानी में
कहानीकार ने स्पष्ट किया है कि प्रेम एक पवित्र बंधन है, जबकि विवाह एक सामाजिक बंधन। जहां प्रेम में पवित्रता का भाव होता है, वहीं विवाह में स्वार्थता का। प्रेम की भावना व्यक्ति को लक्ष्य तक पहुंचाने में सहायक होती है और विवाह व्यक्ति को एक सीमित दायरे में बांध देता है। कहानीकार के मतानुसार वैयक्तिक सुखों की अपेक्षा सार्वभौमिक और अलौकिक उपलब्धि अधिक श्रेष्ठ है। इसी बात को लक्ष्य कर उर्मिला रिपुदमन से कहती है, हाँ, स्त्री रो रही है, प्रेमिका प्रसन्न है। स्त्री की मत सुनना, मैं भी पुरुष की नहीं सुनूंगी। दोनों जने प्रेम की सुनेंगे, प्रेम जो अपने सिवा किसी दया को, किसी कुछ को नहीं जानता। निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि प्रेम को सर्वोच्च दिखाना ही कहानी का प्रमुख उद्देश्य है, जिसमें कहानीकार को पूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। साथ ही कहानीकार यह भी बताना चाहता है कि मनुष्य को महत्वाकांक्षाओं के पीछे पागल नहीं होना चाहिए। अब दूसरी कहानी पर आइए, पंचलाइट। इसका सारांश देखें। पंचलाइट सुप्रसिद्ध कथाकार फणीश्वर नाथ रेणु की एक आंचलिक कहानी है। इस कहानी में पेट्रोमैक्स, जिसे गांव वाले पंचलैट या पंचलाइट कहते हैं, के माध्यम से कहानीकार ने ग्रामीण परिवेश व ग्रामवासियों के मनोविज्ञान का अत्यंत सजीव चित्र प्रस्तुत किया है। कहानी का सारांश निम्नवत है। इस बार के रामनवमी के मेले में महतो टोली के पंचों ने पेट्रोमैक्स खरीदा और बचे हुए 10 रुपए से पूजा की सामग्री खरीदी। इस खुशी में कीर्तन का आयोजन किया गया। आज किसी ने भी अपने घर में ढिबरी नहीं जलाई और पंचलैट देखने के लिए सरदार के घर एकत्र हो गए। लेकिन प्रश्न यह पैदा हुआ कि पंचलैट जलाएगा कौन? टोले में से कोई इसे जलाना नहीं जानता था। अतः पंचों ने निर्णय लिया कि इसे दूसरे टोले की मदद से नहीं जलाया जाएगा, भले ही यह बिना जले ही पड़ा रहे। वहीं पर बैठी गुलरी काकी की बेटी मुनरी ने अपनी सहेली कनेली के माध्यम से सरदार को बताया कि गोधन पंचलैट जलाना जानता है। गोधन मुनरी को देखकर सिनेमा का गीत गाता था। यद्यपि दोनों एक दूसरे से प्रेम करते थे, किंतु मुनरी की मां गुलरी काकी की शिकायत पर पंचों ने गोधन का हुक्का पानी बंद कर रखा था। सर्वसम्मत से पंचों ने गोधन को बुलाने का निर्णय लिया। गुलरी काकी के बुलाने पर गोधन ने आकर स्प्रिट के अभाव में गरी के तेल से ही पंचलैट जलाकर सभी का दिल जीत लिया। प्रसन्न होकर सरदार ने गोधन से कहा, तुमने जात की इज्जत रखी है, तुम्हारा 7 खून माफ, खूब गाओ सलीमा का गाना। गुलरी काकी ने गोधन को रात के खाने पर निमंत्रित किया। जब गोधन ने मुनरी की ओर देखा तो उसकी पलकें लज्जा से झुक गईं। यहीं पर कहानी समाप्त हो जाती है। अब देखें पंचलाइट कहानी का उद्देश्य। पंचलाइट सुप्रसिद्ध कथाकार फणीश्वर नाथ रेणु की एक आंचलिक कहानी है, जिसमें कहानीकार ने बिहार के ग्रामीण परिवेश को अत्यंत कुशलता से चित्रित किया है। पेट्रोमैक्स, जिसे गांव वाले पंचलैट या पंचलाइट कहते हैं, के जलाने की समस्या और उसके समाधान के माध्यम से ग्रामीण मनोविज्ञान का सजैव सजीव चित्र प्रस्तुत करना ही कहानी का प्रमुख उद्देश्य है। आवश्यकता किस प्रकार बड़े से बड़े संस्कार और निषेध को अनावश्यक सिद्ध कर देती है, यह दिखाना भी कहानीकार का एक उद्देश्य है, जिसे उसने गोधन के माध्यम से बड़ी सहजता से व्यक्त किया है। जिस गोधन पर मुनरी को देखकर सलीमा का गीत गाने के कारण पंचायत ने प्रतिबंध लगा रखा था, पंचलैट जला देने पर न केवल उसके सभी प्रतिबंध हटा लिए जाते हैं, बल्कि उसे मनोवांछित आचरण की छूट भी दे दी जाती है। आज भी ग्रामवासी जात के आधार पर किस प्रकार अनेक टोलियों में विभक्त हैं और परस्पर ईर्ष्या द्वेष से भरे रहते हैं, यह दिखाना भी कहानीकार का एक उद्देश्य है। विभिन्न टोले एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए कोई कोर कसर नहीं उठाते। इसके सजीव चित्रण के माध्यम से कहानीकार ने अप्रत्यक्ष रूप से ग्राम सुधार की प्रेरणा दी है। अब आइए बहादुर कहानी का सारांश देखें। बहादुर प्रसिद्ध कहानीकार अमरकांत की एक चरित्र प्रधान कहानी है। इसकी कथा वस्तु आधुनिक मध्यम वर्गीय समाज की दिखावटी मानसिकता से ग्रहण की गई है।
इस कहानी के केंद्र में एक बेसहारा पहाड़ी लड़का बहादुर है, जिसके माध्यम से निम्न वर्ग के प्रति मध्यम वर्गीय सोच को रेखांकित किया गया है। कहानी का सारांश निम्नवत है। दिल बहादुर नेपाल का रहने वाला एक पहाड़ी लड़का है, जो इस कहानी का नायक है। उसके पिता की युद्ध में मृत्यु हो चुकी है। उसकी मां उसे मारती पीटती थी, जिससे वह घर से भागकर एक मध्यम वर्गीय परिवार में नौकरी कर लेता है। वह बड़े परिश्रम से घर का कामकाज करने लगता है। गृह स्वामिनी निर्मला उसके कार्यों से अति प्रसन्न है। वह उसका नाम बहादुर रख देती है। बहादुर सोते समय कोई पहाड़ी गीत गाता है और सदा हंसता रहता है। किंतु निर्मला का बड़ा लड़का किशोर उद्दंड स्वभाव का था। वह अपना सभी कार्य बहादुर से कराता और त्रुटि होने पर उसे मारता था। एक दिन निर्मला के रिश्तेदार अपनी पत्नी और बच्चों के साथ उसके घर आए। जलपान के बाद उन्होंने अपने 11 रुपए गुम होने की बात कही। संदेह बहादुर पर गया। उसे खूब मारा पीटा गया। पुलिस में देने की धमकी दी गई, किंतु उसने पैसे नहीं लिए थे तो कैसे स्वीकार करता। उस दिन से बहादुर खिन्न रहने लगा। घर के लोग भी अब उसे बात बात पर डांटते और मारते, जिससे उससे त्रुटियां अधिक होने लगी। एक दिन उसके हाथ से सिल्ट गिरकर टूट गई। भयभीत होकर वह अपना सभी सामान छोड़कर घर से चला गया। इससे निर्मला, उसके पति और किशोर को बहादुर की ईमानदारी पर विश्वास हो गया। वे अपने किए पर पछताने लगे। यहीं पर आकर कहानी समाप्त हो जाती है। अब बहादुर कहानी का उद्देश्य देखें। बहादुर प्रसिद्ध कहानीकार अमरकांत की एक चरित्र प्रधान कहानी है। मध्यम वर्गीय समाज के मनोविज्ञान का चित्र खींचना ही प्रस्तुत कहानी का प्रमुख उद्देश्य है। इस कहानी में कहानीकार ने सामाजिक ढांचे के भीतर आर्थिक विषमता के बीच जीवन जीने वाले दो भिन्न वर्गों के यथार्थ को चित्रित किया है। आधुनिक समाज झूठी शान शौकत में विश्वास करता है और दिखावटी जीवन जीना पसंद करता है। अपनी आर्थिक स्थिति ठीक न होने पर भी उच्च वर्गीय और प्रतिष्ठित दिखने के लिए निर्मला बहादुर को नौकर तो रख लेती है, किंतु उसका और उसके पूरे परिवार का बहादुर के प्रति व्यवहार मानवता की सारी हदें पार कर जाता है, जिससे आहत होकर बहादुर घर छोड़कर चला जाता है। इस प्रकार अपनी आर्थिक स्थिति के भीतर ही गुजर बसर करने तथा मानवीय सहानुभूति के आधार पर ही वर्ग भेद की खाई को पाटा जा सकता है, यह दिखाना भी कहानीकार का एक उद्देश्य है। बहादुर निर्धन तो था, पर स्वाभिमान और सहनशीलता उसमें कूट कूट कर भरी थी। इस प्रकार गरीबों के प्रति मानवीय संवेदना को जगाकर समाज में समरसता की स्थापना करना भी कहानीकार का एक उद्देश्य है। इस प्रकार तीनों कहानियां हो गईं। इन कहानियों के बारे में यदि आप विस्तार से जानना चाहते हैं तो पहले से ही प्रत्येक कहानी का अलग से वीडियो अपलोड है और प्लेलिस्ट में व्यवस्थित है। वहां से जाकर पूरी कहानी समझ सकते हैं और सारांश और उद्देश्य लेखन भी देख सकते हैं। यहाँ कम समय में पाठ्यक्रम देने के लिए तीनों को एक साथ प्रस्तुत किया गया है। मुझे उम्मीद है कि इससे आपको लाभ होगा। आपको लाभ हुआ या नहीं, अपने कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।